एक सेकंड सोचिए। आज से 500 साल पहले पोर्चुगल जैसा छोटा सा देश पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। 200 साल पहले ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता था। और 80 साल पहले अमेरिका ने एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर बनाई जिससे हम सब आज तक जी रहे हैं। और आज 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर रे डालियो कह रहा है, वी आर नाउ इन स्टेज 5 ऑफ बिग साइकिल, द स्टेज जस्ट बिफोर कोलैप्स। वो कह रहे हैं जो आज हो रहा है वो 1930 जैसा है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जैसा है। तो सवाल ये है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? कौन होगा अगला सुपर पावर? इसमें इंडिया का क्या रोल होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिस्ट्री के पैटर्न्स हमें क्या बता रहे हैं फ्यूचर के बारे में। समझते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। सिंपल भाषा में, दुनिया में कौन रूल बनाता है, कौन फॉलो करता है और कौन पनिश करता है, ये पावर स्ट्रक्चर ही वर्ल्ड ऑर्डर है। अब हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। अकेडियन एम्पायर। दुनिया का पहला नॉन एम्पायर था अकेडियन एम्पायर। इराक में बना। किंग सेरोंग ने पहली बार सेंट्रलाइज पावर का कॉन्सेप्ट दिया। एक स्टैंडिंग आर्मी, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक आइडियोलॉजी। फिर आया एसिरियन एम्पायर। इन लोगों ने मिलिट्री डोमिनेंस का मॉडल परफेक्ट किया। लेकिन इन दोनों एम्पायर्स का एक ही पैटर्न था, राइज, पीक और फिर डिक्लाइन। क्योंकि जब टेरिटरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट स्काई हाई हो गया और डिस्टेंट प्रोविंसेस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया, ये एम्पायर्स फॉल होने लगे। फिर आया पर्शियन एम्पायर। साइरस द ग्रेट, इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया, लोकल कल्चर्स को रिस्पेक्ट करो, उनको अपना सिस्टम चलाने दो, लेकिन अल्टीमेट पावर सेंटर पे रखो। ये था डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर का पहला एग्जाम्पल। दुनिया का सबसे आइकॉनिक एम्पायर रोम। रोम ने 500 साल तक राज किया, रोड्स बनाई, लॉ सिस्टम दिए, करेंसी स्टैंडर्डाइज की। लेकिन रोम का फॉल भी क्लासिक पैटर्न फॉलो करता है। पब्लिक फाइनेंस खराब हुए, करेंसी की वैल्यू गिर गई, पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलिटराइज हो गई और सोशल कोहेशन टूट गई। और फिर आया हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। पीक पे दुनिया की 25% लैंड और 25% पॉपुलेशन पे कंट्रोल। ब्रिटिश ने क्या किया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग पावर के लिए रॉयल नेवी बनाई, सी कंट्रोल करने के लिए, और ब्रिटिश पाउंड लाए जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी थी पहले। 200 प्लस साल तक डोमिनेंट रहा, लेकिन फिर वही पैटर्न। टू वर्ल्ड वॉर ने फाइनेंशियली ड्रेन कर दिया, कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस मांगी, अमेरिका ने इकोनॉमिकली ओवरटेक कर लिया। 1945 के बाद पावर का सेंटर शिफ्ट हुआ यूरोप से अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन किया, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, ब्रिटेन वुड सिस्टम, डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, नाटो बनाया एक मिलिट्री अलायंस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए। ये था पैक्सा अमेरिकन, मतलब अमेरिकन पीस। और ये सिस्टम इतना पावरफुल था कि कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 में, तो अमेरिका दुनिया का इकलौता सुपर पावर बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन याद रखिए वो पैटर्न, राइज, पीक और डिक्लाइन। अब स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर क्रैक होना कब स्टार्ट हुआ? अगर ध्यान से देखें तो एक कोलैप्स एकदम सडन नहीं था, ये धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बिल्ड हो रहा था। सबसे पहला झटका आया 2001 में। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की। अफगानिस्तान, इराक। सोच ये थी कि पावर शो करेंगे और सिस्टम कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन रिजल्ट उसका उल्टा निकला। लगभग $8 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी तालिबान वापस आ गया, इराक अनस्टेबल रह गया और दुनिया को एक चीज़ समझ आ गई, अमेरिका इनविंसिबल नहीं है। फिर आया 2008। वॉल स्ट्रीट के ग्रीड सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को ले डूबा। फाइनेंशियल क्राइसिस ने ट्रस्ट ही तोड़ दिया सिस्टम पे। कंट्रीज ने पहली बार सीरियसली सोचना स्टार्ट किया, अगर रिजर्व करेंसी वाली कंट्री का सिस्टम ही इतना अनस्टेबल है तो हम इस पर डिपेंड क्यों कर रहे हैं? और यहीं से चाइना ने क्वाइटली अपना गेम एस्केलेट करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा क्रैक बाहर नहीं, अंदर से आया। अमेरिका खुद डिवाइड होने लगा, लेफ्ट वर्सेस राइट, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, और फिर 2021 के कैपिटल राइट्स। ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं थे, ये सिस्टम के अंदर का फ्रैक्चर था। रे डालियो इसको स्टेज 5 कहते हैं, वो फेज जहाँ डेप्थ हाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और सिस्टम पे ट्रस्ट गिरने लगता है। और अगर हिस्ट्री देखें तो एग्जैक्टली यही वो स्टेज है जहाँ कोलैप्स आने वाला होता है। देख रहे हैं कि ये सिर्फ थ्योरीज है, तो एक बार नंबर्स पे नज़र मारिए।
अमेरिका के डेब्ट अब 130% जीडीपी क्रॉस कर चुका है। मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी खुद उधार पे चल रही है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। डॉलर पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। और हिस्ट्री में ये पैटर्न पहले भी हो चुका है। 1940s में ब्रिटिश पाउंड के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। तो सवाल आता है, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम वीक हो रहा है तो नेक्स्ट सिस्टम कैसा होगा? आंसर है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब एक सिंगल डोमिनेंट पावर नहीं, मल्टीपल मेजर पावर्स। इस ट्रांजिशन का मेजर इंडिकेटर है ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल जीडीपी का भी सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करते हैं। अब हर प्लेयर का अलग रोल है। चाइना सिस्टम के अंदर रहकर इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। रशिया सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहता है क्योंकि फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड उसके लिए एडवांटेजेस है। और इंडिया एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। इंडिया न किसी एक ब्लॉक का पार्ट है, ना आइसोलेशन में है। इसी अप्रोच को मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। साथ ही एक और ट्रेंड क्लियरली विजिबल है, डीडॉलराइजेशन। कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ा रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं और अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उसका डोमिनेंस रिड्यूस होगा। अगर इन सब ट्रेंड्स को कंबाइन करें तो कुछ क्लियर पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। ग्लोबल सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, यूएस चाइना राइवलरी इंटेंसिफाई हो रही है, इंडिया का इकोनॉमिक राइज एक्सलरेट हो रहा है और टेक्नोलॉजी स्पेशली एआई डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन है।